हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। हमने प्रीवियस चैप्टर स्टाफिंग कंप्लीट किया है। देन व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मींस सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब। मतलब सही इंसान को चूज करना है सही काम के लिए। जो हमारे पास काम है उस काम के लिए बिल्कुल सही इंसान को चूज करना है जिसके पास उस काम से जुड़ी हुई नॉलेज हो, रिक्वायर्ड स्किल हो हमारे पास। इट मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे भी चूज करना होता है। बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर और हमारा नया चैप्टर है डायरेक्टिंग। चैप्टर 7 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में नया चैप्टर है डायरेक्टिंग। अब समझो, हमने लोगों को रिक्रूट कर लिया है। अब लोग मेरे पास आ चुके हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उनका हो चुका है, उनका ओरिएंटेशन भी हो चुका है। अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं काम करने के लिए। अब एक मैनेजर, बीइंग अ मैनेजर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको अब काम सिखाऊंगा। जो काम उनको बताना है मेरे को कि भाई साहब आपको ये काम करना है, इतने समय में करना है और इन मशीन्स का इस्तेमाल करके करना है। तो बेसिकली डायरेक्टिंग मीन्स कि लोगों को डायरेक्ट करना, उनको कमांड देना, उनको समझाना चीज़ों को कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और इस काम को करने के क्या क्या तरीके हैं। उनको मतलब काम भी बताना है और उनको ऑब्जर्व भी करना है कि क्या वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब चैप्टर को देखते हैं अच्छे से। जरा पहले देखते हैं, देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। इट मीन्स डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, लोगों को कहना है, लोगों को बताना है, पीपल व्हाट टू डू, क्या करना है उनके लिए, एंड सीइंग देम, उनको देखना भी है। पहली चीज क्या है, देखो, व्हाट टू डू, उन्हें क्या काम करना है, एंड देन सीइंग देम, उनको देखना भी है, उस काम को ऑब्जर्व करना है, दैट दे आर डूइंग दैट वर्क इन अ वेल स्पेसिफाइड और वेल सिस्टमैटिक मैनर और नॉट, कि वो जो काम वो कर रहे हैं उस काम को वो ठीक से उस सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज मीन्स डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग देम दे डू इट, वो कर रहे हैं उस काम को इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जो काम हमने उनको सिखाया है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो क्या वो अपनी एबिलिटी का मतलब अपने वो 100% परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं? नहीं, मतलब वो एफिशिएंट है कि नहीं है। यहाँ वो इफेक्टिवनेस, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी का मतलब यहाँ किस चीज से है? बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी का मतलब यहाँ पे इफेक्टिवनेस से है। किससे है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट चीज से है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग डील्स करता है विद द स्टेप्स ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर कौन कौन से स्टेप ले रहा है किसी भी एम्प्लॉय को उस काम को बताने में, और वो कौन कौन से स्टेप ले रहा है उस काम को फिर ऑब्जर्व करने में कि वो काम जो कर रहा है वो अपनी एबिलिटी से परफॉर्मेंस जो है उसकी वो बेस्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो दिस इज व्हाट डील्स विद द स्टेप ऑफ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट, जो उसका एम्प्लॉय है सबऑर्डिनेट है, एंड अदर टू कैरी आउट द प्लान्स, कि जिस हिसाब से उसने प्लान्स को बनाया है तो क्या वो प्लान का एग्जीक्यूशन मतलब प्लान का इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने फीचर प्लान्स बनाए थे अपने वर्क को लेके, उस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं। दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग। कंसर्न मतलब होता है जुड़ी हुई है उस चीज से। इंस्ट्रक्टिंग, किसी को बताना, इंस्ट्रक्ट करना, बताइए होगा आपके लिए। गाइडिंग, उसको गाइड करना, उसको बताना कि भाई ये वाला काम हमें इस तरीके से करना है। लाइक जैसे मान लो किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली डिपेंड होती है लेबर के ऊपर। लेबर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल जो काम कर रहे हैं उस चीज पर। और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि वो मशीन्स पे डिपेंड होती है। वो कंपनी अपना पूरा का पूरा वर्कलोड जो है, पूरी तरह से उनकी इफेक्टिवनेस है, जो उनका वर्क प्रोडक्शन है, वो उनके मशीन्स के ऊपर ज्यादा लोड होता है। तो भाई मशीन्स क्या बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो ये दो तरह का उनका वर्क नेचर है। तो वो बताना, वो गाइडेंस कौन देगा? वो गाइडेंस कौन देगा? मैनेजर देगा कि भाई आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना है, आपको कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करना है, आपको कौन कौन से मतलब चीजें फॉलो करनी है ना, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इंस्पायर करना, उसको इंस्पायर करना अपने वर्क से। देखो मैंने इस टाइम में इतना काम कर लिया था, मैं तुमसे भी छोटी पोस्ट पे आया था, आज मैं इस जगह पे आ गया हूँ। इस तरीके उसको मोटिवेट करना, उसको मोटिवेट करना टुवर्ड्स देयर बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट दे सके उस काम के लिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो सके, मोटिवेट करना। एंड मॉनिटरिंग देम, उनको मॉनिटर भी करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मैंने जैसा बताया है उसको क्या वो काम उस तरीके से कर पा रहा है कि
नहीं कर पा रहा है। मॉनिटरिंग देम एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि जो अब भाई जब आप उनको इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे एक तरीके से और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी दोगे उनको, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, वो अपना काम जो है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो करके देंगे, जो कि आपको वो मैनर हेल्प करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के। तो ये तो देखो हो गया डायरेक्टिंग के कुछ मीनिंग एंड उसके डेफिनेशंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कर। अब देखो फीचर्स या कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के। तो देखो मैं एक कॉमन पॉइंट फिर बता दे रहा हूं आपको। जो फीचर्स मैनेजमेंट के थे हमारे, जो फीचर हमारे प्लानिंग के हैं, जो स्टाफिंग के हैं, जो कंट्रोलिंग के होंगे आगे, ठीक है ना, उनसे ही मिलते जुलते बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर भी हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में क्या है, डायनेमिक है, चेंज होता है, टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डायरेक्टिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर इंसान को समझाने का तरीका अलग होता है कि नहीं है। आप किस लेवल पे उसको समझा रहे हो, इट डिपेंड्स कि उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो डायरेक्टिंग का देखते हैं क्या कर रहा है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, वो एक्शन की हो। स्टाफिंग में आपने रिक्रूट कर लिया, वो काम पे आ गया, अब डायरेक्टिंग में क्या करेगा, अब वो काम करेगा। डायरेक्टिंग में वो काम को पहले समझेगा फिर उसे करेगा, तो वो एक्शन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जाहिर सी बात है डायरेक्टिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, फिर कंट्रोलिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, देन फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कॉन्टिन्यूअस एक नेचर है, एक साइकिल बनी हुई है यहाँ पे, एक साइकिल है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये मैनेजमेंट की साइकिल है, ये मैनेजमेंट साइकिल है, ये समझ लो एक बार, ये मैनेजमेंट की साइकिल है। नंबर 1 क्या होता है, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन फिर से प्लानिंग। तो देखो ये है इसका साइकिल है। इन सब के बीच में जो कॉमन चीज है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। ये सबके साथ लिंक है, ये प्लानिंग में भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है और कंट्रोलिंग में भी है। तो देखो ये मैनेजमेंट की एक साइकिल है, मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट साइकिल जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। प्लानिंग होगी, फिर उसका क्या होगा, उससे जरूरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे, आप ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उससे जुड़े हुए लोगों को आप हायर करोगे, स्टाफिंग, फिर उनको डायरेक्ट करोगे कि काम करो इस तरीके से, फिर उनको कंट्रोल करोगे, उस काम को देखोगे कि वो काम उन्होंने ठीक से किया है कि नहीं किया है, एज पर प्लान चीजें एग्जीक्यूट हुई ही नहीं हुई, तो वो कंट्रोलिंग में, एंड देन अगेन आप फिर से नए साल में प्लानिंग करोगे। तो ये चीजें क्या है, कॉन्टिन्यूअस नेचर में है। और कंट्रोलिंग क्या होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पे, ये हर डिपार्टमेंट्स में जो एक दूसरे लोगों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो एक तरीके कलीग नीड्स का जो बिहेवियर है, रिलेशनशिप जो है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक तरीके से, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं देखो मैनेजमेंट ही क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो जाहिर सी बात है उसके फंक्शंस जो होंगे वो भी अपने आप में क्या होंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा। कहीं ना कहीं ये आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एलिमेंट है, जाहिर सी बात है भाई मैनेजमेंट के सारी चीजें ज्यादातर क्या है, ह्यूमन एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों लोग कौन है, मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट, दोनों लोग कौन है, ह्यूमन एलिमेंट है, जाहिर सी बात है। तो एक ह्यूमन एलिमेंट दूसरे ह्यूमन एलिमेंट को क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, गाइड कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है उसको, ठीक। नेक्स्ट डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, जाहिर सी बात है देखो भाई इसमें देखो 3 लेवल्स पढ़े थे, देखो आपने भाई टॉप, मिडिल और बॉटम। जाहिर सी बात है ये कौन सा था, ये देखो टॉप लेवल था, ये कौन सा था, ये देखो मिडिल लेवल है ना, ये कौन सा था, लोअर लेवल था। तो भाई डायरेक्टिंग जो है वो तीनों लेवल्स पे काम करता है, टॉप, लेकिन क्या होता है देखो तीनों से देखो ना फ्लो करता है नीचे की ओर। डायरेक्टिंग जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो होती है ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। कहां से करती है, टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। ये देखो ये वाला पॉइंट है, टॉप टू बॉटम देखो फ्लो कर रही है यहाँ पे, ठीक। क्यों, क्योंकि जो टॉप लेवल वाला बंदा होगा वो प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उनको डायरेक्ट करेगा। मिडिल लेवल का बंदा किसको डायरेक्शन देगा, लोअर लेवल के पर्सन को डायरेक्शन देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने बता ही दिया आपको। चलिए अब देखो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की, देखो जो उसके फीचर्स थे उसके कुछ फायदे क्या क्या हैं। देखो पहली चीज देखो क्या है भाई, ये एक्शन लेने में, ये एक्शन क्या कह लो आप इसे, इनिशिएटिव लेने में क्या है, हेल्पफुल है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट
इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज एफर्ट, डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि जो उसका एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा वो इनिशिएट करता है, इंप्रूव करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है, एफर्ट्स को बढ़ाता है। इसके बाद इंस्पायर, मैंने क्या बोला, वहाँ पे एक मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्पायर कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है कि भाई देखो आप अगर ऐसे कर लोगे तो कल को आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दे रहा है उसको कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, और आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपका वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिंग द स्टेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लेके आता है और उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। भाई जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट होता ही क्यों है, जिससे कि कंपनी क्या करे, ग्रो करे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टिंग है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है किसके, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स द चेंज, जाहिर सी बात है चेंज को अडॉप्ट करने में ये क्या करता है, हेल्पफुल है। इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग द चेंज। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब देखो एलिमेंट्स, जैसे देखो सबके एलिमेंट हैं, जब सबके ही एलिमेंट्स होते हैं तो इसके भी देखो कुछ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लो इन 4 एलिमेंट्स में 100% आपके बोर्ड से क्वेश्चन आने वाला है, 100%। उसमें भी देखो लीडरशिप और ये मोटिवेशन, ये दोनों एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके, और कम्युनिकेशन, ये तीनों ही समझ लो आप। ये सुपरविजन तो बहुत कम आता है इससे क्वेश्चन, लेकिन मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, MLC, आप ऐसे समझ लो क्या है, ये MLC है। इससे आप समझ लो 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड से। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन तीनों से 100% क्वेश्चन हर बार आए हैं, ये नहीं एक साल आएंगे, इनसे हर बार क्वेश्चन आए, इस साल भी आएगा। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, देखो 4 एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सबसे पहला देखो क्या है, सुपरविजन। टू सुपरवाइज इज टू ऑब्जर्व। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन, सुपर भाई किसी इंसान को देखना कि वो जो काम कर रहा है वो काम जैसा मैंने कहा था क्या वो उस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो मैनर था, जो वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक मैनर है किसी भी काम को करने का, दैट ही और शी इज परफॉर्मिंग दैट मैनर और फॉलोइंग दैट मैनर और नॉट फॉलोइंग दैट मैनर। तो सुपरविजन का मतलब यही होता है, इट मीन्स इंट्रोड्यूसिंग और गाइडिंग, उसको इंट्रोड्यूस करना, गाइड करना और मॉनिटर भी करना, उसको देखना, किसको, एम्प्लॉयज को देखना कि दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब इन अ वेल सिस्टमैटिक मैनर और नॉट मैनर। एक तरीके से ये अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, भाई उसको बताना कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और फिर उसको देखना भी कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग मतलब सुपरविजन कहलाता है। ठीक, अब देखो सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर और विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर, किसी के ऊपर चढ़ के बैठे हैं ऐसा करके, ऐसे, हाँ भाई क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो ये, तो एक तरीके से हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। सुपर मतलब ओवर और विजन माने उसको देखना। तो सुपरविजन मतलब क्या होता है, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना उसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोटिवेशन। अब समझो मोटिवेशन क्या होता है, सुपरविजन तो हमने समझ लिया, सुपरविजन के फायदे क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बैक जाते हैं। अब देखो सुपरविजन के क्या फायदे होंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं सुपरविजन के क्या फायदे होंगे। तो एक चीज बताओ, पहला फायदा देखो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा सुपरविजन, क्या, कंट्रोल द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स कंट्रोल करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, भाई जब मिस्टेक कम होंगी तो वर्क इफेक्टिवनेस होगा, लिख लेना पॉइंट। ये सुपरविजन के कुछ फीचर्स हैं, सुपरविजन के ये जो हैं ये सुपरविजन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, ग्रोथ, ग्रोथ किसकी, कंपनी की। इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। कंट्रोल, मिस्टेक्स को कंट्रोल करता है, वर्क को इफेक्टिवनेस बनाता है सुपरविजन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है और कंपनी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं इसलिए क्योंकि स्लाइड फिर गलत हो जाती है इस वजह से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटी मतलब क्या, मोटिव, इसके तो मोटिव है,
एक तरीके से इसके अंदर हमारा एक मीनिंग है कि मुझे किसी इंसान को मोटिवेट करना है किसी चीज काम को करवाने के लिए। तो मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्पायर करना। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी इंसान को इंस्पायर करना, जैसे उसको बताना देखो बेटा आज अगर तुम पढ़ लोगे कल को तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो देखो आपने किसी इंसान को इंस्पायर कर रहे हो किसी बड़े गोल्स को लेके, उसको आप सपने दिखा रहे हो। तो यही यहाँ कह रहा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज इंस्पायरिंग एंड इंडसिंग। इंस्पायरिंग का मतलब होता है उसको इंस्पायर करना, उसको मतलब कहते हैं ना मतलब बिल्कुल प्रेरित करना कि ये चीज को लेकर उसको प्रेरित करना कि बेटा तुम ऐसा कर लोगे तो आपके साथ जीवन में ऐसा हो जाएगा। तो वो इंस्पायर हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब होता है कि उसको आप बता रहे हो कि देखो अगर आपने इस तरीके से चीजें कर ली तो आपके जीवन में अच्छा होगा, उस चीज की ओर आप उसको धकेल रहे हो, अग्रसर कह रहे हो बेटा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और आप जीवन में कुछ अच्छा करोगे। तो इंस्पायर एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करना टू परफॉर्म, जिससे कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे, देयर बेस्ट, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल, जाहिर सी बात है एक मेंटल एक्टिविटी है। मोटिवेशन इज मेंटल एक्टिविटी, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी है या कह लो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। इट मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को, जो पेरेंट है या फिर आप जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं किसी बच्चे से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। एक दिन करवा लूंगा, 2 दिन करवा लूंगा, लेकिन फिर भी अगर वो करेगा भी तो वो अपना ऑप्टिमम मतलब अपना वो बेस्ट नहीं दे पाएगा, अप टू द बेस्ट जो है वो नहीं दे पाएगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट इट कम्स ऑटोमेटिकली, ये अंदर से आता है, कहते हैं ये इनर स्टेट है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरीके से इनर स्टेट है, इनर फीलिंग है। एक तरीके से मोटिवेशन जो है वो क्या है? इनर फीलिंग है, इनर स्टेट ऑफ माइंड, इनर अंदर की भावना जिसे कहते हैं ना, कहते हैं मन की भावना जो है वो क्या होता है? इनर स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी इंसान का, किसी भी एम्प्लॉय कह लो, किसी का कोई बच्चा है, कोई भी इंसान है भाई, कोई चोर होता है, उसके अंदर से ये भावना आती है कि भाई देखो मैं चोरी कर लूंगा तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वो 10 लाख रुपए से वो क्या हो रहा है? मोटिवेट हो रहा है वो कि मैं फटाफट 10 लाख रुपए कमा लूंगा। तो वो वहां से मोटिवेट हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं फटाफट सर से पढ़ लूंगा तो मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आपके लिए ये मोटिवेशन है कि आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, देखो ये ऑटोमेटिकली अंदर से जनरेट होता है एम्प्लॉय के कि वो अपने मन से कोई काम कर सके, कोई भी काम, विलिंगनेस, कि उसके अंदर इच्छा में। अब देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। तो देखो मोटिव क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है गोल। मोटिव का मतलब होता है गोल, कह लो आप, कि किस वजह से करेंगे। मेरा ये मोटिव है कि मुझे 12th में 90% लेके आने हैं, तो ये मेरा मोटिव है। मोटिवेशन क्या है? कि मैं इसके लिए हार्डवर्क करूंगा और साथ में मेरे टीचर्स मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छी कोचिंग्स ले रहा हूँ, अच्छी बुक्स का रेफरल मेरे पास है। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है। और मोटिवेटर कौन? जो ये सब चीज़ें कर रहा है आपके लिए, जो समझा रहा है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने उसको क्वेश्चन बताया, बेटा ये 5 क्वेश्चन है, आप कर लोगे, आपका भला हो जाएगा। उसने ये 5 क्वेश्चन कर लिए, उसको लगा अरे वाह भैया तो बहुत अच्छे हैं। तो एक तरीके से आई एम वर्किंग हिम फॉर एज अ मोटिवेटर, मैं उसके लिए एक मोटिवेटर तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये 3 लोग होते हैं, एक मोटिव, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। मोटिवेशन एक मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है, एक जरिया होता है जिससे वो मोटिवेट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो। मोटिवेटर एक पर्सन होता है जो उसको ये सब चीजें बताता है, जो उसको इंस्पायर कर रहा होता है कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आपके जीवन में, ठीक है। अब देखो फीचर्स क्या है इसके। तो देखो हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, हमने इसमें क्या बताया था, मैंने आपको, एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। देखो क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है, गोल ओरिएंटेड है, इससे आप गोल्स को अचीव करते हो। कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये बात जरूर है। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स क्यों है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मोटिवेशन क्यों है अलग, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर इंसान के लिए अलग तरीके से काम करता है। देखो मोटिवेशन दोनों तरीके से होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोटिवेशन देखो दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कैसे भाई? एक चोर चोरी कर रहा है, उसके लिए क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन है कि मेरे पास शॉर्टकट से पैसे आने वाले हैं। एक बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या सीए करेगा, तो वो इसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन है कि पहले वो कुछ अच्छा करेगा, देन ही विल जनरेट सम सॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम दैट। तो वो उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन है। मैं किसी को चोरी के लिए प्रेरित कर रहा हूँ
कि बेटा तुम चोरी कर, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। मैं किसी कह रहा हूँ बेटा तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप जीवन में अच्छा करोगे, कल को आप अच्छे पैसे कमाओगे, लेकिन पहले आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। मैं उसको बच्चे को एक पॉजिटिव रास्ते, सही रास्ते पर लेके जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज गोइंग टू मोटिवेट यू। तो बहुत ध्यान रखें अपने जीवन में भी, ये ध्यान रखना कि उसी व्यक्ति को चूज करना, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई और ऐसा कोई सर्कल हो, चाहे वो नेबर कोई भी, कि जो लोग आपको मोटिवेट तो कर रहे हैं, पर आप इसका ध्यान रखें कि उनका मोटिवेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव मोटिवेशन है। नेक्स्ट डायनेमिक है, भाई जाहिर सी बात है, इट्स चेंजेस टाइम टू टाइम, कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक, डायनेमिक मतलब होता है इट्स चेंज टाइम टू टाइम, भाई समय समय पे। एक छोटा बच्चा है, उसको आप मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए कि आप बेटे काम करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आप मेरा ये काम कर दो, आप होमवर्क कर लो, हम आपको चॉकलेट देंगे, आप होमवर्क, आप स्कूल चले जाओ, शाम को आप आओगे तो हम आपको घुमाने ले चलेंगे। तो छोटे बच्चे के लिए वो मोटिवेशन हो गया, वो स्कूल जा रहा है, उसको पता है अरे मैं आज अगर स्कूल जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे शाम को घुमाने ले जाएंगे। तो दैट मीन्स टाइम टू टाइम, पर्सन टू वेरी, मोटिवेशन जो है वो डायनेमिक है, इट्स चेंजेस, चेंज करता है वो। कॉन्टिन्यूअस, भाई जाहिर सी बात है, इट रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, इट रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हर एक लेवल पे चाहिए आपको मोटिवेशन। रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, हर लेवल पे चाहिए मोटिवेशन यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जो देखो पढ़ने जा रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत कोशिश से देखो ये चार्ट बनाया है, ठीक है ना। ये है देखो मॉस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, ये मोटिवेशन के अंदर आता है कि एक व्यक्ति कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से किस तरीके से मोटिवेट होता है ना। तो देखो ये मॉस्लो थे जिन्होंने ये हायरार्की थ्योरी दी थी कि व्यक्ति के अंदर जो एक कोई भी एक ह्यूमन है, उसके अंदर देखो ये 5 जो हैं, ये बेसिक 5 नीड्स होती है उसकी, ये इसका 5 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन है। ये क्या है? 5 बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। पहला नीड देखो क्या है? साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, देन सोशल नीड, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब जरा इसको मैं समझाता हूं एक एक करके। देखो साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या? जब कोई इंसान दुनिया में आया भाई, जब वो बड़ा होता है उसकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड है। आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड, एक बेसिक इंसान की नीड जो है जिससे वो जिंदा रह सके दुनिया में। सबसे पहले आप एक बात बताओ, मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छे घर में रह लूं और अच्छा खाना खा लूं। पहली प्रायोरिटी तो ये है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल नीड, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन दे दे मेरे को अंदर से। दूसरी नीड क्या है? देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जब मेरे पास इनफ पैसा हो जाएगा कि मैं अच्छे से खाना खा लूंगा, अच्छे से कपड़े पहन लूंगा, अच्छे घर में रहूंगा, फिर मैं क्या सोचूंगा कि यार ऐसा करते हैं, एक पॉलिसी ले लेते हैं, हाँ एक मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं, एक LIC करा लेते हैं, थोड़ा घर को और बड़ा करके बना लेते हैं, एक घर के नीचे गार्ड रख लेते हैं। तो मैं अपनी सेफ्टी की ओर देखूंगा कि मैं कैसे और ज़्यादा, मैं अपने फैमिली को सेफ्टी कैसे कर सकूं, अपने आप को और ज़्यादा सेफ्टी कैसे दे सकूं। तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स हो जाती है वहाँ पे एक तरीके से। चाहे ये सेफ्टी सिक्योरिटी फाइनेंशियल हो और चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। भाई फाइनेंशियल सेफ्टी कैसी हो सकती है? जैसे कि मान लो मैं बहुत ज़्यादा सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करूंगा कि मेरे बच्चे की शादी होगी, है ना, मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए। हर के सबके पापा करते हैं। मान लो आपके हमारे फादर जो हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले हमें अच्छा कपड़ा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा घर देंगे। इसके बाद क्या सोचते हैं? बच्चों के लिए अच्छे पैसे जमा कर लूँ जिससे कि कल को उसकी पढ़ाई अच्छे से करा सकूँ। तो वो क्या हो गया? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देन सोशल नीड, मैं सोसाइटी में सोशली मतलब क्या? लव एंड अफेक्शन, लाइक दोस्तों को दोस्त बनाऊंगा, अच्छे अच्छे नेबर्स होंगे, पार्टीज में जाऊंगा, एक तरीके से सोसाइटी से घुलूंगा मिलूंगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशल नीड्स। प्यार, शादी, ये सब चीजें क्या है? सोशल नीड है। ये बेसिक नीड जो है सोशल नीड है ये वाली। नेक्स्ट स्टीम नीड। स्टीम नीड मतलब कहते हैं ना रुतबा, शानो शौकत, इसे हम बोलते हैं स्टीम नीड। औकात वाली जगह ना, मेरी औकात इतनी बड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं सोसाइटी को दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, रोटी है, कपड़ा, मतलब कहते हैं ना मेरे पास घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये है, वो है। फिल्म सुना होगा आपने, डायलॉग है ये, ठीक है। ये होता है स्टीम नीड एक तरीके से। नेक्स्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो ये लास्ट नीड है, यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। जैसे देखो साधु महात्मा लोग होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या है एक तरीके से, उनको जैसे उनको कार से मतलब नहीं है, उनको फ़ोन से मतलब नहीं है, उनको अच्छे खाने से मतलब नहीं है, उनको अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों के लिए परवाह नहीं करते वो। तो क्या वो एक तरीके से इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं।
वो इन सब बेसिक नीड से ऊपर उठ गए, ये 4 स्टेजेस से वो ऊपर उठ चुके हैं। उसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहां पे उनको ये समझ में आ जाता है, सेल्फ मतलब खुद समझ जाते हैं वो कि दुनिया में ये सब क्या है, मोह माया है। आप अगर इसके पीछे भागोगे ये चीजें दूर और आपको भगाएंगी। आज आपके पास छोटी कार है, फिर आपको अगर वो कार मिल जाएगी तो उससे बड़ी कार चाहिए आपको, अगर वो कार मिल गई तो उससे भी बड़ी कार आपको चाहिए। आज आपके पास छोटा घर है, कल को बड़ा घर चाहिए, फिर उससे बड़ा घर चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसी नीड्स हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पर यहां आके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आके आपको ये समझ में आता है कि भाई ये सब क्या है, ये सब मोह माया है, अफेक्शन है, ये सब लव एंड अफेक्शन है, अट्रैक्शन कर रही है हमारी ओर, हमको अपनी ओर। तो मुझे इनके पीछे नहीं भागना है, मुझे बस ऊपर वाले की या भगवान की कह लो, अल्लाह की कह लो, गुरु की कह लो, किसी की भी मुझे बस पूजा करनी है, बस सब कुछ छोड़ देना है, लोगों की हेल्प करनी है, बस यही काम करना है मुझे। ठीक है ना। अब मैं इसको आपके दोनों पॉजिटिव कॉन्स बताने वाला हूं कि मास्लो हायरार्की नीड जो है वो आपके इंडिविजुअल लाइफ में और आपके ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो देखो एक चीज समझना, साइकोलॉजिकल नीड थी, साइकोलॉजिकल नीड थी। तो देखो साइकोलॉजिकल नीड मैंने क्या बताया आपको, रोटी कपड़ा मकान। तो ये इंडिविजुअल एक इंसान, देखो यहां पे हम समझेंगे कि किसी एक इंसान जो है उसके हिसाब से क्या कैसी नीड हो सकती है, और यहां मैं समझूंगा कि अगर वो इंसान नौकरी कर रहा है तो उसको वहां पे कौन कौन सी नीड होगी साइकोलॉजिकली वहां पे। तो देखो फर्स्ट नीड एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल क्या है, रोटी कपड़ा मकान, साइकोलॉजिकल नीड हो गई इसकी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या हो जाएगी, उसकी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है वो हो गई, इकोनॉमिक सेफ्टी हो गई, सेफ्टी हो गई। सोशल नीड में क्या हो जाएगा, शादी प्यार या दोस्ती, सेफ्टी हो गई, सॉरी लव हो गया, सोशल नीड हो गई। स्टीम नीड मेंटेनिंग द स्टेटस इन सोसाइटी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी जायदाद, ये सब क्या हो गया एक तरीके से इंडिविजुअल नीड्स। नेक्स्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन। जब आप समझ जाते हो कि ये सब बेकार है, अब अपने भगवान का नाम लेंगे और लोगों की भलाई करेंगे, तो वो हो गया आपका सेल्फ एस्पिरेशन नीड। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, जो एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके लिए ये नीड्स कैसे वर्क करती हैं। तो देखो साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उसकी बेसिक सैलरी, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, कम से कम कितनी मिलेगी। नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भैया मुझे पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये सब क्या है उसकी एक तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं उसकी, फैमिली के लिए उसके लिए भी। नेक्स्ट सोशल नीड कार्डिनल रिलेशन, इसका मतलब होता है कि मेरे साथ के लोग जो है वो मेरे अच्छे से बात कर रहे नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मेरे कंपनी में है कि नहीं है। स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स क्या होती हैं, एक तरीके से प्रमोशन और स्टेटस की, आपकी कंपनी में आप किस पद पे हो, आप किस डेजिग्नेशन में हो, आपके पास कितने पावर्स हैं, आपकी क्या लेवल ऑफ अथॉरिटी है, आप टॉप लेवल में हो कि मिडिल लेवल में हो कि लोअर लेवल में हो, ये आपका स्टेटस क्या है अपनी कंपनी में। नेक्स्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एज पर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करती है, अचीवमेंट ऑफ गोल, क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एट द एंड। तो इस तरीके से जो है हमारा ये मास्लो हायरार्की नीड जो है इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल से खत्म होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया हो, मैं इसको फिर से वन शॉट में और इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे आप इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट अब देखो जो मोटिवेशन था, मैंने शुरू से बताया आपको ये दो तरह की होती थी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब देखो फाइनेंशियल मतलब क्या, पैसों से जुड़ा हुआ मोटिवेशन, किसी इंसान को आप मोटिवेट कर रहे हो पैसों से देके, मतलब पैसे से उसको दे रहे हो, भाई आप अगर ये काम कर दोगे तो मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, मैं आपको 10,000 दे दूंगा, मैं आपको 5,000 दे दूंगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गई, और ये हो गई नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक तरीके से कि भैया आप मेरे लिए काम कर दो, हैं मैं जो है आपकी नौकरी परमानेंट कर दूंगा, मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा। तो ये सब क्या होगा एक तरीके से, ये हो गई आपकी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो देखो फाइनेंशियल क्या है, देखो पे एंड अलाउंस, कि आप उसको नौकरी में बेसिक सैलरी दे रहे हो, अलाउंस मतलब जैसे ट्रैवल अलाउंस है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस है ना, मूवी अलाउंस, मतलब जितनी भी अलाउंस हो सकती हैं वो सब दे रहे हो आपको, हाउस अलाउंस, ये सब। प्रॉफिट शेयरिंग, क्या कंपनी अगर जब प्रॉफिट बहुत सारा अर्न कर रही है तो क्या अपने एम्प्लॉयज को उसमें से पैसा दे रही है, नहीं दे रही है, पार्ट ऑफ बोनस समझ लो एक तरीके से। स्टॉक ऑप्शन, कंपनी अपने कभी कभी देखो क्या होता है, कंपनी अगर बहुत अच्छी है, वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज जो उनके यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको अपने कंपनी के शेयर्स में से कुछ पोर्शन दे देते हैं कि भैया आपके नाम पे हमने 1000 शेयर दे दिए आपको, तो वो हो गया शेयर स्टॉक ऑप्शन। बोनस देना उनको, बोनस मतलब होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी एक तरीके से, पर एक मंथ की सैलरी दे दी बच्चों उन लोगों को, दिवाली पे दे दिया बोनस, होली पे दे दिया, किसी भी त्योहार पे दे दिया। रिटायरमेंट बेनिफिट, जब वो रिटायर हो रहा है तो उस समय उसको
बहुत सारा पैसा देना, जो भी ऐसा कुछ है, कमीशन देना टाइम टाइम पे, इंसेंटिव्स देना, परक्यूसाइड देना, पार्टनरशिप देना, पक्ष मतलब छोटे मोटे खर्चे देना, पॉकेट मनी टाइप, ठीक है। तो ये सब आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल क्या है, कंपनी में आप किस पोस्ट पे हो, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, प्रमोशन हुआ आपका, तो ये सब क्या है कि नॉन फाइनेंशियल है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, आपको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वहाँ पे, या दे रही है कंपनी, तो वो आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। जैसे मान लो कि आज आप बाहर खुले में बैठ के काम कर रहे हो, आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है, आप 10 लोगों के साथ बैठे काम कर रहे हो, आपने कोई एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से किया, कंपनी ने आपको बदले में क्या कहा, आपसे कहा सर एक काम कीजिए, कल से जो है आप इस ऑफिस में बैठना, तो आपके लिए क्या हो गया, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट दे दिया उन्होंने आपसे, आपको आपका पर्सनल ऑफिस दे दिया, वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, चेयर, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट देना। करियर डेवलपमेंट या करियर का एडवांसमेंट, आपको अच्छा ग्रोथ देना, चाहे वो एज पर सैलरी हो, चाहे एज पर आपका डिजिग्नेशन या फिर एज पर स्टेटस हो गया। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको बार बार अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सैलरीज मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको सारे के सारे, तो आप जॉब से सेटिस्फाई हो जाओगे, यहाँ ठीक है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है काम करते हुए, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना। जॉब सिक्योरिटी, उसको इस बात का डर नहीं है एम्प्लॉय को कि मुझे जो है मेरी कंपनी किसी भी टाइम नौकरी से हटा देगी, तो जॉब सिक्योरिटी है। एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है उसको आपकी उसकी पहचान है कंपनी में कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और इस कंपनी में मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये कंपनी अपने स्टाफ्स की, अपने एम्प्लॉय की वैल्यू करती है और मेरी वहाँ पे एक पहचान है, वो लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी कदर करते हैं, है ना, मेरे लिए अच्छे अच्छे कदम उठाते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा एक स्टेटस है, वहाँ पे डेजिग्नेशन है, मुझे अच्छे से फटाफट नौकरी पे कभी हटाएंगे नहीं तुरंत, ठीक है ना, मेरी केयर करते हैं वो लोग, बोथ एज वेल एज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल केयर। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। तो मॉज़लो हायरार्की नीड से 100% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उधर कम्युनिकेशन कल करने वाले हैं हम। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, उसके बैरियर्स और लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के कुछ टाइप्स थे वो सब पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में, और चैप्टर फिर कल खत्म करेंगे। तो आज के लिए अगर ये कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, जो भी उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।